नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और इस शो में हम बात करते हैं आपकी कमाई की सुरक्षा की, और आपके निवेश की सुरक्षा की, और आपके आर्थिक लक्ष्यों की सुरक्षा की। बेहद खास पेशकश जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर। और हमारे साथ एक हमारे मेहमान जुड़ेंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि इस शो में हम आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो अगर आपको भी अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है जो हम आपको बता देते हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल आप हमें पहुंचा सकते हैं। अपने सवाल में किसी भी आर्थिक लक्ष्य से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहे, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो, कोई सा भी सवाल, किसी भी तरह की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अगर आप चाहते हो। इतना ही नहीं, अगर आपका निवेश गुम हो चुका है, अगर आपके परिवार में कहीं किसी ने कुछ निवेश किया हुआ है और उनके ना रहने पर उस निवेश पर चले, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड हो, पीएफ हो, या किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है किसी भी वजह से, इस तरह के सवाल भी अगर आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस शो पर हमारे लाइव एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो आपकी हर तरह की फाइनेंशियल समस्या का समाधान आपको देते हैं। तो आज भी हम यही सवाल शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ सिगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा दर्शकों से हम बातचीत शुरू करते हैं और उनके पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल लेते हैं। पूजा का सवाल हम लेंगे पहले, और पूजा फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार पूजा। नमस्ते मैडम, मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ। मेरा नाम पूजा है। ओके जी पूजा। मैं 5 फंड में इन्वेस्ट की हूँ अभी। मेरा 11,000 का इन्वेस्टमेंट है अभी। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 2,000, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप में 2,000, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000। ओके राइट। और पारस्परिक फ्लेक्सी कैप में 3,000, और हाँ, और एक कोटक अपॉर्चुनिटीज फंड में 2,000। इतना है मैम। ठीक है पूजा, ओके। और राइट पूजा, और आपका गोल है रिटायरमेंट का 5 CR आपको कॉर्पस इकट्ठा करना है। स्टेप अप भी आप कर सकती हैं। मुझे आपसे ये जानना है पूजा, फंड्स के नाम आपने मुझे बता दिए, कितने आप SIP कर रही हैं बता दी हैं, कब से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और कब तक करना चाहती हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ ये डिटेल्स दीजिएगा। मैम मैं अभी स्टार्ट की हूँ, लगभग 4 महीना हो चुका है मेरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर। ओके, अभी शुरू किया है। ओके, आपने कोई फाइनेंशियल प्लानर ओके किसी से कंसल्ट करके आपने ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं क्या? नहीं मैम, मैं बैंक ऑफ इंडिया में ही काम करती हूँ। तो हमारे मार्केटिंग ऑफिसर्स ने 2 फंड सेलेक्ट किए थे, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी और स्मॉल कैप। तो उसमें स्टार्ट किए थे। उसके बाद कुछ चैनल जैसे मतलब देख के एडवाइजर्स के बात सुन के कुछ और फंड्स में इन्वेस्ट स्टार्ट की थी मैं। गॉट इट। पूजा, और कितने साल तक इन्वेस्ट कर पाएंगी? 4 महीने से तो अभी आप कर रही हैं, और कितने साल तक करेंगी? मैम मेरा है नेक्स्ट 20 इयर्स तक करने का, but I can extend for the 5 more years. 20 to 25 years है मेरा टारगेट। 20 to 25 years, क्योंकि देखिए अच्छी बात है आपके पास 20 से 25 साल है, क्योंकि आपका कॉर्पस भी बहुत बड़ा है। हम 5 CR की बात कर रहे हैं, तो पूजा डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको बढ़ानी पड़ेगी जब भी आपसे मुमकिन हो सकेगा, whenever it is possible for you, या आप अपनी SIP को स्टेप अप कीजिए। बोनस वगैरह आपको मिलता होगा, उसको भी कोशिश कीजिए कि आप निवेश में लगाएं, ताकि आपने अपना रिटायरमेंट का जो गोल तय कर रखा है उसे अचीव करने में आप थोड़ी और नजदीक पहुंच जाए। बहरहाल रणनीति के लिहाज से, फंड्स के लिहाज से क्या क्या बदलाव होने चाहिए, हेमंत जी से पूछते हैं। हेमंत सर बताइए। जी कविता, जैसे मैंने कहा कि इनकी जो SIP का अमाउंट है वो 11,000 है, और इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ है। और जैसा उन्होंने बताया कि करीब 20 साल के समय है इनके पास, तो ऑब्वियसली 11,000 की SIP से तो 5,000 का जो 5 करोड़ का जो टारगेट है वो पूरा होगा नहीं। तो उनको एक स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव करना होगा, कि जिसको हम कहते हैं ना स्टेप अप SIP। तो 11,000 से इन्होंने शुरुआत की है। जैसा इन्होंने कहा कि अभी हाल ही में इन्होंने इसकी शुरुआत की है। अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल 20% से बढ़ा पाए तो 20 साल में जाके ये अपना 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं हम कि उनको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, उसके ऊपर एक डिसिप्लिन की जरूरत है। और जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ेगी उसका एक हिस्सा जो है वो डेफिनेटली इस इन्वेस्टमेंट में आएगा, तभी जाके वो 20 साल में अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इनके पास कुल मिला के 5 फंड है। ब्रॉडली मैं कहूंगा कि अभी थोड़ी सी दुविधा ये है कि जैसा उन्होंने कहा कि ये बैंक ऑफ इंडिया में काम करती है, तो वहां पे उनको 2 फंड सजेस्ट किए हैं। मेरा ये मानना है कि
वो जो 2 फंड है उससे बेहतर फंड मार्केट में इनको मिल जाएंगे और जो शायद इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उनको फायदा भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप है, उसके सामने अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लें तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। जैसे बंधन कोर इक्विटी आप ले सकते हैं, और जो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड वहां पे काफी सारी ऑप्शंस हैं। स्मॉल कैप को आप देख सकते हैं, मुझे लगता है वो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो बेहतर होगा। बाकी जो तीनों फंड है वो आप उसमें बने रहे, वो अच्छे फंड है। तो मेरे हिसाब से एक या दो एटलीस्ट उनको चेंज करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में। और जैसा मैंने कहा कि 20% से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी हर साल यहाँ से, तभी जाके वो अपने 20 साल में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। देखिए, क्लियरली आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ानी होगी पूजा, और आपको कुछ बदलाव यहाँ पर बताए जा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप की बजाय बंधन कोर इक्विटी आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी जो है आप ले सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप के जगह पर। तो जिन्होंने आपको रिकमेंडेशन दी है वो शायद इस बदलाव को लेकर खुश ना हो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो और आपकी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए हमने आपको ये सलाह दी है। बताइए, कुछ और पूछना चाहती हैं हेमंत जी को? मैम एक डाउट है मैम, कॉटक अपॉर्चुनिटीज फंड वो भी लार्ज और मिड कैप ही है ना, तो एक और लार्ज एंड मिड कैप फंड इंक्लूड करें या? देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 लार्ज एंड मिड कैप रखने में, क्योंकि हम जब लार्ज एंड मिड कैप की बात करते हैं तो यूनिवर्स जो है वो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, राइट। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम टॉप 250 कंपनीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे 2 अगर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल फिलोसफी आपके अगर पोर्टफोलियो में हो तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक सेगमेंट में हमेशा एक ही फंड रखना है, वो डिपेंड कर देगा दोनों फंड की जो स्ट्रेटेजी फिलोसफी वो अलग है कि नहीं। और जैसा मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंडिया की टॉप 250 कंपनीज हैं जिनमें से चुनिंदा कंपनी बना के आपका पोर्टफोलियो बना। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट पूजा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बदलाव समझ में आए हो। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को जब भी मुमकिन हो बढ़ाना है। आर.के. पटेल जी का समझ में आए हो, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को जब भी मुमकिन हो बढ़ाना है। आर.के. पटेल जी का सवाल मैं लूंगी, फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है मैम, नमस्कार जी। आपने अपने लिए कुछ टारगेट रखे हुए हैं, 10 से 12 साल में आपको चाहिए 1 CR। आपके पास जो फंड्स है मैं एक बार बता देती हूँ जो आपने हमें डिटेल्स दी हैं। निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। हाँ जी। ओके। और इसमें आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैंने अभी चालू किया है, आपके वीडियो देख के 2 महीने पहले से, मई समझो मई में चालू किया, 1 मई से। अच्छा। आपने बाकी की रिकमेंडेशन जो दूसरे दर्शकों को मिलती थी आपने खुद अपना ली? हाँ जी, अभी जितना समझ आ रहा है इतना कर रहे हैं अभी। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है, शुरुआत तो हो गई, वो उस बात की मुझे खुशी है। पर कई बार क्या होता है कि दूसरों को दी हुई सलाह आपके लिए भी सही हो, ये हम ये मानना सही नहीं होता। तो इसीलिए क्योंकि ये भी एक कस्टमाइज प्लानिंग ही हुआ ना, आपका पोर्टफोलियो, आपकी रिस्क उठाने की क्षमता अलग, आपके लक्ष्य अलग। 10 से 12 साल का आपका एक लक्ष्य है 1 CR का, उसके लिए मेरे ख्याल से आपने थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना पूरा पोर्टफोलियो बांध रखा है। तो ये जोखिम के लिहाज से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बहरहाल पूछ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से और आपको बताते हैं कि कैसे इसको आप और बैलेंस कर सकते हैं। हेमंत जी, तो 2 स्मॉल कैप और 2 मिड कैप है और 1 फ्लेक्सी कैप है, बताइए कैसे इसको और डाइवर्सिफाई करें? नहीं कविता, डेफिनेटली अगर हम इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो उसमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो पहले इनका अगर हम टारगेट देखें 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 12 साल का इनके पास समय है। अगर हम 12% की एनुअल रिटर्न मान के चलें तो करीब 65 लाख का कॉर्पस बनेगा। अपने लक्ष्य जो इनका 1 करोड़ का वहां तक पहुंचने के लिए इनको 10,000 रुपए से अपनी SIP को बढ़ाना होगा। तो पहली बात तो ये कि कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उस रकम को बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें, इनके फंड जो है 2 स्मॉल कैप फंड है। इनफैक्ट 2 से ज्यादा इशू ये है कि 9,500 जो है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हालांकि इनका टाइम होराइजन काफी लंबा है, बट फिर भी इतना ज्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप में मुझे लगता है पोर्टफोलियो को जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव बनाता है, तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। कोई भी दोनों के दोनों अच्छे फंड हैं, दोनों में से कोई भी एक फंड स्मॉल कैप का वो रख सकते हैं और दूसरे फंड की जगह में एक लार्ज एंड मिड कैप रखिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो टॉप 250 कंपनीज में से चुनिंदा कंपनियों में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे
हमने कुछ फंड्स की बात की, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी और बंधन कोर, इसमें से दोनों में से कोई भी एक फंड आप ले लीजिए। तो एक स्मॉल कैप रखिए और बाकी दूसरा का जो रकम है वो एक लार्ज एंड मिड कैप में रख दीजिए। फिर इनके पास अगर हम देखें इवन मिड कैप के अंदर 2 फंड है और साथ ही इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है करीब 6,500 की है। तो मुझे लगता है वहां पे भी थोड़ा सा इनको एलोकेशन कम करने की जरूरत है, क्योंकि हम लार्ज एंड मिड कैप भी इंक्लूड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में। तो 5,000 रुपीज रखें अपने मिड कैप में, और वो अगर दोनों में से एक चुनना है तो मे भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को चुन सकते हैं। तो जो बाकी 1,500 रुपए जो बचेगा वो इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, वहां पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए। कुछ जैसा मैंने कहा, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में, और अपनी इन्वेस्टमेंट रकम को बढ़ाना होगा जितना जल्दी हो सके, ताकि आपको उतना समय लगे कि आप और कंपाउंडिंग से अपने टारगेट तक पहुंच पाए। चलिए, ये बदलाव जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं, और जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्पेसिफिक मार्केट कैप कैटेगरी आपको फिलहाल अच्छा करता हुआ दिखाई दे रही है तो आने वाले वक्त में भी आपको अच्छा करता हुआ ही दिखाई देगी। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का मतलब ही यही होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी के अनुसार तमाम तरह के मार्केट कैप्स में अपना पैसा डालें। तो हो सकता है कि पोर्टफोलियो में फिलहाल आपको रिटर्न अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने केवल मिड कैप स्मॉल कैप भर रखे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जोखिम आपका कम हो गया है। इसीलिए जो रणनीति और जो फंड्स आपको बताए हैं उसका बदलाव करें और एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करें। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस शो पर जारी है लाइव। इस बीच अगर आप भी अपना कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिए अपने सवालों को, और आप चाहें तो यूट्यूब पर भी हमें लाइव देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालिए, आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं हूं वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और शो के इस पड़ाव में हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, यानी आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की पड़ताल कर रहे हैं, उसका चेकअप करवा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट के जरिए। हेमंत उस्तगी हमारे आज के मेहमान हैं जो आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। और यूट्यूब पर क्योंकि अपना सवाल हमारे दर्शक छोड़ते हैं, तो अनूप कुमार हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं, उनका सवाल हम लेंगे अभी। इन्होंने जो फंड्स की डिटेल्स दी हैं उनमें निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, टाटा का स्मॉल कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, और इनकी एसआईपी चल रही है इन फंड्स में, और 25 से 30 साल तक कह रहे हैं कि इन्वेस्टेड रह सकते हैं। 2055 तक में इनको रिटायर होना है और उसके लिए इनको 15 करोड़ रुपए चाहिए इस पोर्टफोलियो में से। तो पूछ रहे हैं कि कोई बदलाव क्या करने की जरूरत है और किस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखें, निकालें या किसी फंड को चेंज करने की जरूरत है। 2 फ्लेक्सी कैप फंड लेने से क्या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी इनका सवाल है। और एक साथ ही इंश्योरेंस पे भी इन्होंने सवाल पूछा है, इन्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है, तो उसके लिए पूछ रहे हैं कि किस तरह की कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या क्या देख कर लेना चाहिए, और साथ ही टर्म प्लान भी इन्हें लेना है। तो अनूप, आप मेरे साथ फोन लाइन पर नहीं है, वरना आपके सवाल में फाइनेंशियल प्लानिंग की जो हमारी एक प्रक्रिया होती है उससे जुड़े तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब आपको हम देना चाहते हैं आपसे बात करके। और अनूप के सवाल से वो तमाम दर्शक भी ये सीख ले सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ये एक ऐसा तरीका है स्टेप्स का, कदम का, जो शायद आपको उठाने चाहिए अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बनाते वक्त, डिजाइन करते वक्त। तो धन्यवाद अनूप कुमार साहब, अपना सवाल आपने हमें भेजा। तो इंश्योरेंस से हेमंत जी शुरू करते हैं। टर्म इंश्योरेंस से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। हमारे पास बहुत डिटेल्स नहीं है कि इनकी उम्र क्या है, इनका ईयरली पैकेज क्या है, लेकिन कुछ थंब रूल होते हैं जो उम्र और ईयरली पैकेज और बाकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो आपके ऊपर है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च हुआ या आपके ऊपर कोई लोन वगैरह हुआ, इस बिना पर जो है आपको अपने लिए टर्म कवर डिसाइड करना होता है। तो बताइएगा कि टर्म कवर को लेके आपकी रिकमेंडेशन अनूप को क्या होगी, और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस पे बात करेंगे। देखिए कविता, जब हम बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस की, जिसमें ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों शामिल हैं, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का प्रोसेस की शुरुआत करते हैं, तो ये सोचने से पहले कि हमें किस गोल के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप शुरुआत में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दो। रिस्क मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं, एक आपकी लाइफ इंश्योरेंस, एक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और एक होता है इमरजेंसी फंड। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरा हमेशा ये मानना है, और आई थिंक जब भी आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि सबसे पहला आपका फोकस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए। और इतना ही नहीं, साथ में आई थिंक ये इतना भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट आप चुनते हैं
वो भी बिल्कुल सही होने चाहिए। जैसे अगर हम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से शुरुआत करें तो टर्म प्लान इसलिए बेहतर है क्योंकि ये एक प्योर रिस्क कवर है। इसमें वो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट नहीं आते हैं। एक तो ये काफी सस्ता होता है, दूसरा जितना कवर आपको चाहिए उतना कवर यहाँ पे मिल जाता है। कविता, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि किस तरह के थंब रूल है, देखिए थंब रूल ये भी हो सकता है कि आपकी जो ग्रॉस इनकम है उसका ईयरली इनकम उसके 10 टाइम्स आप अपना इंश्योरेंस कवर ले लें। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप अपनी इसके साथ में अगर कोई बड़ी लाइबिलिटीज है, आपको लगता है कि ये चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए, तो उसको शामिल भी करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कितना टर्म कवर हो। इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगेन इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस भी रखें, उसका जो कवर है वो भी बराबर हो और जो प्रोडक्ट आप चुनते हैं वो भी अच्छा हो। तो अगर आप एक यंग फैमिली है तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक फैमिली फ्लोटर प्लान लीजिए और कम से कम 8-10 लाख से शुरुआत कीजिए। हो सकता है आपको आगे जाके उसको बढ़ाना भी पड़े, उसको बढ़ा लीजिए, बट एटलीस्ट शुरुआत में इतना जरूर होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़े तो वो एक एडिक्वेट कवर हो। तो फैमिली फ्लोटर यंग फैमिली के लिए, अगर घर में कोई एल्डरली और फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके लिए आप इंडिविजुअल प्लान लीजिए और टर्म प्लान लीजिए। और इम्पोर्टेंट है साथ में कि आप उनका क्वांटम भी सही रखें। तो रिस्क कवर से अपनी अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे कि काफी समय, जैसे इमरजेंसी फंड की भी हम बात करते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो आपका जो प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का वो डिस्टर्ब नहीं होता है। और अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो लाइफ इंश्योरेंस का फायदा यह है कि जो आपके डिपेंडेंट है फैमिली में, उनके जो गोल्स हैं वो पूरे होते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो एटलीस्ट फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना उनको नहीं करना पड़ता। तो ये आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। चलिए ओके, हमें इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर भी बात करनी है, लेकिन चलिए चर्चा वो करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम ब्रेक पे गए उससे पहले हमारे यूट्यूब के दर्शक अनूप कुमार का सवाल हमने लिया, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस पर राय मांगी, और अब इनके इन्वेस्टमेंट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हेमंत सर, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, पॉन्ड फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये हैं इनके फंड्स। और 25 से 30 साल का समय है, 15 करोड़ कॉर्पस इनको इकट्ठा करना है रिटायरमेंट के लिए, कह रहे हैं। देखिए कविता, पहले अगर इनकी टारगेट की बात करते हैं, 25 से 30 साल का इन्होंने समय का, अगर मैं मानते चलूं कि उनके पास 30 साल का समय है तो अगर इनको बढ़ानी होगी, अगर वाकई में से 15 करोड़ का यानी 3 टाइम्स है तो उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट भी उनको 3 टाइम्स बढ़ानी होगी वहां तक पहुंचने के लिए। अच्छी बात यह है कि इनके पास समय है, 25-30 साल का समय, काफी लंबा समय है, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाइए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्टेप अप एसआईपी एटलीस्ट 10% से भी आप शुरुआत करिए तो काफी हद तक अपना जो लक्ष्य है वहां नजदीक तक पहुंच पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो 2 स्मॉल कैप फंड है, मुझे लगता है 12,000 की इन्वेस्टमेंट है, उसमें 2 स्मॉल कैप की जरूरत नहीं है। उसमें से आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को रखिए, एक फंड वो रखिए अपने पास। और दूसरा इन्होंने कहा कि इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है। जैसे मैंने पहले भी एक लार्ज मिड के लिए कहा था कि उसमें मुझे लगता नहीं कोई इशू अगर 2 फंड्स हैं। फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा इशू ये होता है कि अगर हम इनके पोर्टफोलियो की एनालिसिस करें तो काफी सिग्निफिकेंट पार्ट इन्वेस्टमेंट का जो है वो लार्ज कैप में जाता है। तो कभी कभी क्योंकि अगर आप मान लीजिए लार्ज एंड मिड कैप भी आपके पास है और 2 फ्लेक्सी कैप फंड भी आपके पास है, तो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा पोर्टफोलियो में बायस हो जाता है लार्ज कैप के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक आप फ्लेक्सी कैप रखिए, दोनों के दोनों फ्लेक्सी कैप अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्योर सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही आपका पैसा हो तो आप क्वांट के साथ कंटिन्यू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा यूएस में मार्केट में, जैसे पराग पारेख में है, एटलीस्ट 18-20% पैसा जो आपका इन्वेस्ट होता है यूएस मार्केट के अंदर, तो आप फिर पराग पारेख को रख सकते हैं। दोनों में से जैसा मैंने कहा दोनों क्वालिटी वाइज अच्छे फंड है। किस तरह का आपको फंड चाहिए उनमें से एक आप फंड चुन लीजिए और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। कुछ फंड की हमने बात की जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, उसको आप देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप की तरह। तो ये पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंस सही होगा और मुझे लगता है कि ये आपको डेफिनेटली थोड़ी सी जो है मुझे जिस तरह का एलोकेशन लॉन्ग टर्म में होना चाहिए वो आपके पोर्टफोलियो में आपको मिलेगा। चलिए यूट्यूब के एक और दर्शक उमा शंकर का हम सवाल लेंगे। इन्होंने अपने डिटेल्स दी हैं फंड्स की,
एक्सिस मिड कैप, DSP स्मॉल कैप, म्यूरा एसेट लार्ज कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप। मेरे साथ फोन लाइन पर भी हैं उमाशंकर। नमस्कार। नमस्कार मैम। सर, आपने अपनी फंड्स की डिटेल्स तो दे दी हैं मुझे, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें आप कितना रुकना चाहते हैं, उसको लेकर आपका पूरा प्लान क्या है। फंड्स पर तो आपको पता देंगे ही, लेकिन अगर पता हो 10 साल तक, और कितना कॉर्पस आपने इकट्ठा करना है सर? मैम एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि नॉमिनल जीडीपी जैसा मुझे रिटर्न मिलता रहे, तो जो भी मिलेगा जीडीपी जितना रिटर्न मिले। हाँ, नॉमिनल जीडीपी 10 साल तक। ओके सर, 10 साल तक आप इसमें रुकना चाहते हैं। अपने निवेश को और बढ़ाना भी चाहते हैं? नहीं, इसी को आगे रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है। हाँ। अभी आपने फिलहाल सारा अपना निवेश बंद कर दिया है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो ये आपने कितने साल में, क्योंकि जो भी मैं देख रही हूँ आपका जो कॉर्पस इकट्ठा हो रखा है एक एक फंड में, वो लाखों में है, तो ये आपने कितने सालों बटोरा है, कितने सालों में? शुरुआत हमने 2010 से किया था मैम। 2010 से शुरुआत की है? हाँ हाँ हाँ। तो बीच में कभी इतना रेगुलर रहा नहीं, तो कभी बंद कभी ऐसे होता रहता था। हाँ। अच्छा, तो कोई खास वजह आपने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी अपनी? एक्चुअली हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पैसे थोड़े नहीं थे, तो जिम्मेदारियां और तो नहीं कर पाए। तो राइट, ठीक है। तो अभी 10 साल के बाद ये जो पैसा आपको चाहिए होगा, तो वो आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए होगा कि ये रिटायरमेंट पोर्टफोलियो है आपका? रिटायरमेंट ही होगा मैम। ओके, और इतनी प्लानिंग पर्याप्त है इस पोर्टफोलियो के हिसाब से, क्या ये मानना सही होगा? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मुझे पेंशन तो मिलेंगी। चलिए ठीक है, तो काफी जी। अच्छा, तो हेमंत सर काफी सॉर्टेड लग रहे हैं ये अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर, और इस पोर्टफोलियो में से चाहते हैं कि जो भी कुछ खर्च है हर महीने का वो मिल जाए, पर इस पे पूरी तरह से डिपेंडेंस नहीं है। निवेश अपना बंद कर चुके हैं, फिलहाल शुरू करने को लेकर कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। फंड आपके सामने है हेमंत सर, बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए कविता, आई थिंक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इन्होंने जैसे क्लैरिफाई किया कि इनके पास यहाँ से 10 साल का समय, क्योंकि पूरा जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी का है, तो ऑब्वियसली ये जानना बहुत ही जरूरी था कि यहाँ से इनके पास कितना समय है, क्योंकि अगर आप जो भी बदलाव करेंगे उसके लिए इतना पर्याप्त समय होना चाहिए कि आप जो इक्विटी एलोकेशन के लिए चाहिए। अच्छी बात यह है कि जैसे उन्होंने कहा तो 10 साल का इनके पास समय, तो डेफिनेटली इक्विटी फंड में बने रहे, और जैसे उन्होंने कहा कि अब शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं है कुछ और इन्वेस्टमेंट करें, तो भी कोई बात नहीं, काफी लंबे समय से इन्होंने इन्वेस्ट किया है और आगे जाके भी इनके पास 10 साल का समय है। तो मुझे लगता है ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सही है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनको पेंशन मिलेगी, और ये जो कॉर्पस जो बनेगा वो कहीं ना कहीं उनको मदद करेगा अगर अपनी इनकम को वो एनहांस करना चाहे तो बिल्कुल इक्विटी फंड में बने रहिए, आपके पास काफी लंबा समय आपके पास। अब कुछ एक बदलाव करने की जरूरत है। बहुत 2 फंड है इनके पास मिड कैप में, एक पीजीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है और एक एक्सिस मिड कैप है। मुझे लगता है उससे बेहतर फंड इनको मिल सकते हैं क्योंकि 10 साल का इनके पास समय है। तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों की जगह में अगर एक मिड कैप रखें जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, तो वो एक बेटर ऑप्शन होगी। दूसरा, इनके पास एक डीएसपी स्मॉल कैप है, वहां पे भी या तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप या तो फिर बंधन स्मॉल कैप, ये फंड जो है बेहतर है। ये इसलिए बदलाव करना जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास 10 साल का समय है अभी, ताकि आप थोड़े बेहतर फंड लेके अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो उसका फायदा आपको ओवर ए लॉन्गर पीरियड काफी मिल सकता है। बाकी जो फंड है मुझे लगता है 5 फंड और इनके पास, वो वाले फंड बिल्कुल सही है, उनमें आप बने रहें। और राइट उमाशंकर जी, ये बदलाव जो आपको बताए जा रहे हैं इस तरह की रणनीति पर जिस पर आपको अमल करना है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और इसी के साथ शो में सवालों का सिलसिला यहीं थामते हैं, लेकिन चलिए रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत से बताइएगा आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? तो मैं कहना चाहूंगा कि हर निवेशक को अपने जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है उसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। काफी बार ये एस्पेक्ट ऐसा है इसको हम इग्नोर करते हैं, और कैश फ्लो मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरफ तो वो आपको आज की अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझाते हैं, दूसरी तरफ अगर आप एक डिसिप्लिन रखते हैं अपनी कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए, यानी आप बजटिंग करते हैं, आप अपनी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने, उनका हिसाब रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको चाहिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो आपको मिलता है। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए।
चलिए, इसी के साथ हेमंत सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। दर्शकों को भी हम छोड़े जा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ और यूट्यूब के साथ, ताकि आपके सवाल हम तक आप पहुंचाते रहें। नमस्कार।